नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 6 सिर वाला रावण पार्ट 4। भंडारी पुलिस कमिश्नर के घर जाकर उससे मिला। उसने उसे अपनी तब तक की तफ्तीश का सारांश कह सुनाया। यानी कि कमिश्नर गंभीरता से बोला, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चीफ जामवंत थापा से मिली टिप में दम है। एकाएक बाहर से जो लोग आए हैं वो कोई वारदात करने के लिए ही आए हैं। एक वारदात तो वो कर ही चुके मालूम होते हैं सर। भंडारी बोला, अब ये बात तो निश्चित ही है कि श्रीमंत देवाल का अगवा हो गया है। मैं आपके पास जिस वजह से आया हूँ वो ये है कि मुझे ऐसा अंदेशा है कि श्रीमती देवाल का भी कोई अनिष्ट हो सकता है। श्रीमंत देवाल के बैंक का भी कोई अनिष्ट हो सकता है। बैंक के तो अपने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तभी जबकि बैंक खुला होता है। बैंक की इमारत को इतना अभेद माना जाता है कि उसके बंद हो जाने के बाद रात को उसकी पहरेदारी की ज़रूरत नहीं समझी जाती। तो फिर क्या अनिष्ट हो सकता है बैंक का? कहना मुहाल है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि जब तक श्रीमान देवाल घर नहीं लौट आते तब तक उनके बैंक की और उनकी पत्नी की तगड़ी चौकसी होनी चाहिए। तगड़ी चौकसी? जी हाँ, निगरानी के रूटीन इंतज़ाम तो मैंने दिन में ही कर दिए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो इंतज़ाम कतई नाकाफ़ी हैं। इसलिए श्रीमती और श्रीमंत देवाल के बैंक की निगरानी का कोई तगड़ा इंतज़ाम हमें करना चाहिए। ऐसी दरख्वास्त किसी ने की है? कौन करेगा? श्रीमंत देवाल गायब हैं। श्रीमती देवाल को स्थिति की गंभीरता का कोई अंदाजा नहीं। आई सी। बहरहाल पुलिस के पास तो वो पहुंचे ही हैं। तुम्हारी क्या राय है? हमें क्या करना चाहिए? मेरी राय में हमें कम से कम 20 सशस्त्र पुलिस वाले बैंक की निगरानी और आसपास के इलाके की गश्त पर लगाने चाहिए। ऐसे ही हमें कम से कम 5 सशस्त्र पुलिस वाले श्रीमती देवाल की निगरानी और उनकी कोठी के आसपास के इलाके की गश्त पर लगाने चाहिए। कब? तत्काल। ठीक है, कंसिडर इट डन। थैंक यू सर। लेकिन उन सब पुलिसकर्मियों को मॉनिटर तुमने करना होगा। मैं करूँगा सर। गुड। रात 11 बजे महादेवा, शोहाब और बुद्धिमान के साथ विमल मोटर गैराज पर पहुंचा। उस घड़ी वहां मुकम्मल सन्नाटा था। 10 बजे के बाद गजरे बार से रुखसत हुआ था। विमल उसके सामने ही महादेवा, शोहाब और बुद्धिमान के साथ तब तक खाली हो चुकी वैन में सवार हुआ था और अगले दिन सुबह गजरे से संपर्क करने को कहकर वहां से रुखसत हो गया था। तब के बाद उसी क्षण वो वहां वापस लौटा था। उन्होंने गैराज के चौकीदार को जगाया और उसके साथ खामोशी से बैक यार्ड में पहुंचे। वहां टायरों को हटाकर उन्होंने कोठरी के दरवाजे को नुमाया किया। फिर चौकीदार ने चाबी लगाकर उसका ताला खोला। विमल और महादेवा भीतर दाखिल हुए। चौकीदार, शोहाब और बुद्धिमान दरवाजे पर ही ठिठके खड़े रहे। देवाल फोल्डिंग बेड पर गुच्छा मुच्छा लेटा हुआ था। आहट पाकर वो उठकर बैठा। विमल उसके सामने जा खड़ा हुआ। हेलो, वो बड़ी संजीदगी से बोला। देवाल ने तत्काल उसे पहचाना। मुझे गारंटी थी, वो धीरे से बोला, कि देर सबेर तुम्हारा यहाँ आगमन जरूर होगा। क्यों? तुम्हारा और उस दूसरे शख्स का, गजरे का, मिशन एक ही जो है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे जो हो तुम दोनों। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा रुख कभी नर्म कभी गर्म होता है। वो सिर्फ गर्म या और गर्म रुख अख्तियार करता है। आपके अगवा में मेरा कोई हाथ नहीं। हामी ज़रूर होगी, वरना यहाँ ना आए होते। यहाँ मैं किसी और वजह से आया हूँ। किस वजह से? मुझे तीसरी धमकी देने? नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि बदले में मुझे मालूम है क्या मिलेगा। मैं 2 बार माँ की गाली खा चुका हूँ और नहीं खाना चाहता। मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्रोध के आधिक्य में मैंने अभद्र भाषा बोली, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। नेवर माइंड दैट। अब बोलो, अब कैसे आए हो? मैं आपको आज़ाद करने आया हूँ। क्या? दरवाज़ा खुला है, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं। सच कह रहे हो? मैं अपने बनाने वाले की कसम खा के कह रहा हूँ कि सच कह रहा हूँ। उस दूसरे आदमी की, गजरे की, मेरी रिहाई में हामी है? नहीं, उसे इस बात की खबर लग गई तो वो आपके साथ साथ मुझे भी ठौर मार गिराएगा। लेकिन उसे सुबह से पहले खबर नहीं लगेगी। तब तक आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बड़े आदमी हैं, बड़े रसूख वाले आदमी हैं। काठमांडू में आपका वीआईपी जैसा दर्जा है। एक बार रिहा हो जाने के बाद आप समझदारी से काम लेंगे तो गजरे की धमकी की तलवार आपके सिर से हमेशा के लिए हट जाएगी। ओह, मेरी रिहाई की तुम्हारी फीस क्या है? वही जो पहले थी कि मैं 100 करोड़ रुपया तुम्हारे हवाले कर दूं? नहीं,
रिहाई की कोई फीस नहीं, लेकिन एक प्रार्थना ज़रूर है आपसे, करबद्ध। क्या आपकी ढिलाई आपके आदर्शों, आपके उसूलों तक ही सीमित है ना? वो 100 करोड़ रुपया हासिल करने वालों से आपको कोई खुंदक तो नहीं? आपकी कोई ऐसी जिद तो नहीं कि क्योंकि आपसे बदसलूकी की गई इसलिए चाहे कुछ हो जाए मुझे या गजरे को आप पैसे की हवा नहीं लगने देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कतई कोई बात नहीं। मेरी पहली और आखिरी मजबूरी ये है कि मैं बैंक के नियमों से बंधा हुआ हूँ। मैं बैंक में जमा पैसे का संरक्षक हूँ। उसकी रक्षा में मेरी जान जाती है या मेरा समूल नाश होता है, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने पहले भी यही कहा था, अभी भी यही कहता हूँ, और जब तक आखिरी सांस नहीं निकल जाती तब तक भी यही कहूँगा कि तुम मुझे कोड नंबर बताओ, कोड वर्ड बताओ, मैं अभी तुम्हारा पैसा तुम्हारे हवाले करता हूँ। पैसा तो आप अभी हवाले नहीं कर पाएंगे, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आप उसे यहाँ मेरे हवाले करें, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि अगर मैं अभी यहीं आपको दोनों कोड बताऊं तो क्या आप उस अकाउंट से संबंधित मेरे निर्देशों को मानने की अभी हामी भरेंगे? हाँ, बेहिचक। आई हैव योर वर्ड फॉर इट। यू हैव माई आयरन क्लैड, स्टील टैप, गिल्ट एज्ड वर्ड फॉर इट। टेल मी द करेक्ट कोड्स। आई एम एट योर सर्विस। थैंक यू। आई एम वेरी ग्लैड टू हियर इट। कोड वर्ड बोलो। गणपति बप्पा। करेक्ट। कोड नंबर बोलो। 786। अगेन करेक्ट। अब रकम की बाबत जो भी निर्देश हैं बोलो। मेरा निर्देश नहीं, मेरी प्रार्थना है कि आधी रकम तत्काल वापस वहीं भेज दी जाए जहां से कि ये चली थी, मुंबई के यूरोपियन ट्रेड सेंटर में। जी हाँ, और उनको ये हिदायत दे दी जाए कि वो भी इसी कोड को ऑनर करें, यानी कि मुंबई में जो कोई भी कोड वर्ड गणपति बप्पा और कोड नंबर 786 के साथ वहां पहुंचे, उसे मुकम्मल रकम या उसका जो कोई भी अंश मांगा जाए सौंप दिया जाए। ठीक है, कंसिडर इट डन। कल सुबह वहाँ का ऑफिस खुलते ही ये निर्देश उन्हें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तुम जब चाहोगे अपनी रकम वहाँ से निकाल सकोगे। शुक्रिया। बाकी आधी रकम की बाबत क्या हिदायत है? वो आपके बैंक में बस सतूर जमा रहेगी, यानी कि अकाउंट बंद कराने की तुम्हारी कोई मर्जी नहीं? जी नहीं, अकाउंट वैसे ही चलेगा जैसे चलने के लिए उसे खोला गया था, कोड नंबर 786 के जरिए, कोड वर्ड गणपति पप्पा के जरिए। ठीक है, एक अतिरिक्त सुविधा अलबत्ता मैं चाहता हूँ। वो भी बोलो। जैसे मुंबई में यूरोपियन ट्रेड सेंटर में जमा कराया गया रुपया अपने आप वहाँ संबंधित खाते में जुड़ जाता है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि यूरोपियन ट्रेड सेंटर की मार्फत मुझे निकासी की सुविधा भी उपलब्ध हो। नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए संपर्क तुम्हें मेरे से ही करना पड़ेगा। इस बाबत हिदायत तुम ज्यूरिच ट्रेड बैंक काठमांडू को ही दोगे, जो कि तुरंत मुंबई ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यू फॉलो माई पॉइंट? यस सर। और कोड्स की बाबत मेरा एक सवाल है। क्या उन्हें तब्दील किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। तुम करना चाहते हो? अभी नहीं, बहरहाल इस बाबत मैं आपसे फ़ोन पर बात करूँगा। यू आर वेलकम। थैंक यू। तुम्हें एकाएक कोड कैसे मालूम हुए? वो एक लंबी कहानी है, आपके पास सुनने का वक्त नहीं। क्यों? अभी पता चलता है। 2 बातें और हैं जो मैं अभी आपसे करना चाहता हूँ। एक मेरे मतलब की है, एक आपके मतलब की। बोलो। पहली बात यह है कि मेरा आपकी बेटी की मौत से कोई रिश्ता नहीं। मैं एक पापी अधम इंसान हूँ जो आपका गुनहगार है और अपने बनाने वाले से अपने गुनाह बख्शवाने का तलबगार है। लेकिन अभी भी मेरा इतना पतन नहीं हुआ कि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए मैं किसी की वधू बनने को तत्पर नौजवान बेटी छीन लेता। आप कहेंगे कि आपको मेरी बात का यकीन है, तो मेरा मन चैन पाएगा। मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। बाकी आपके दांतों को लेकर आपके साथ जो ज्यादती मैंने की, उसे करना मेरी मजबूरी थी। जो रकम मुझे हासिल नहीं हो रही थी, वो मेरे पर किसी का उधार था, वो किसी की अमानत थी, जिसे लौटाने का सिवाय इसके कोई जरिया मेरे सामने नहीं था कि वो मुझे आपसे वापस हासिल होती। इसलिए जो कुछ मैंने किया, मजबूरन किया, लेकिन एक हद तक ही किया। आई अंडरस्टैंड। तुम्हें अपने का पश्चाताप है, ये भी बहुत बड़ी बात है, बल्कि तुम्हारा बड़प्पन है। तो मैं समझ लूं कि आपने मुझे माफ़ किया? हाँ, दिल से कह रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी बेटे की मौत का अफसोस है। उसके मुंह से एक सर्द आह निकली। अब दूसरी बात सुनिए। अब से केवल 50 मिनट बाद आपके बैंक पर वो तबाही बर्पा होने वाली है जिसका जिक्र गजरे ने आपसे किया था। बैंक के भीतर गजरे का एक आदमी गोला बारूद के साथ बंद है, जो कि ठीक 12 बजे
भीतर की तरफ से बैंक का मेन गेट उड़ा देगा। फिर आनन फानन ढेरों गोला बारूद के साथ 12 आदमी भीतर घुसेंगे और बम फोड़ फोड़ कर बैंक के हर फ्लोर को तबाही का मंजर बना देंगे। उनको वहां से भगा ले जाने के लिए 6 कारें वहां पहुंचेगी, जिनको चलाने वाले गजरे के ही आदमी होंगे। देवाल साहब, अभी वक्त है, जाइए और जाकर अपने बैंक को बचा लीजिए। देवाल के मुर्दा जिस्म में जैसे एकाएक जान पड़ गई। वो उछलकर बेड पर से नीचे उतरा। और एक आखिरी विनती और, विमल बोला, इसाबेल को माफ फरमा दीजिएगा। उसने जो कुछ भी किया उसे करने के लिए उसे मजबूर किया गया था। देवाल सहमति में सिर हिलाता बाहर को लपका। गॉड ब्लेस यू सर, पीछे से विमल बोला। आई विल प्रे फॉर योर सक्सेस एंड लॉन्ग लाइफ। कोड कैसे सूझे? बाद में महादेवा ने पूछा। कोड नंबर तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैं गजरे के साथ बार में बैठा हुआ था तो इत्तेफाक से सूझा, एकाएक सूझा, यूं सूझा जैसे किसी ने हथौड़ा मारकर सुझाया हो, विमल बोला। लेकिन कोड वर्ड तो यूं समझ लो कि हमें शुरू से ही मालूम था, लेकिन हमारी सबकी, तुम्हारी भी अकल पर पत्थर पड़े हुए थे, जो कि हमें उसकी खबर नहीं हुई। मतलब? याद करो, मरते वक्त किलेकर की जुबान पर क्या शब्द थे? क्या शब्द थे? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा पुकार रहा था। मरने से पहले अपने भगवान, ओह ओह, एग्जैक्टली, वो भगवान को नहीं याद कर रहा था। मराठा होने की वजह से आखिरी वक्त में उसे अपना इष्टदेव नहीं याद आ रहा था, बल्कि वो हमें कोड वर्ड बता रहा था। गणपति बप्पा ही कोड वर्ड था, यानी कि उसकी जान नाहक गई। इस वजह से नाहक गई कि वो कोड वर्ड नहीं बक रहा था, वरना मरना तो उसे था ही। क्यों? वो एक लंबी कहानी है। कोड नंबर? बार में गजरे ने मुझे बताया था कि बकौल के लेकर कोड नंबर कालिया ने चुना था, और ये सोचकर चुना था कि नंबर कोई ऐसा होना चाहिए था कि वो सहज ही याद रखा जा सकता हो। अब बताओ, हमारे मुसलमान भाई को 786 से ज़्यादा सहज ही याद रखा जा सकने वाला और दूसरा नंबर कौन सा लग सकता था? ओह, यानी कि गजरे से बार में मुलाकात बहुत लाभदायक साबित हुई। लाभदायक भी और नुकसानदेह भी। नुकसानदेह कैसे? उसे पता चल गया कि मैं उमर अजीज नहीं। उसने मेरी दाढ़ी नोच ली और बतौर सोहल मुझे पहचान लिया। ओह, मैं एक इश्तिहारी मुजरिम हूँ जिसे नेपाल सरकार भी गिरफ्तार कर सकती है और नेपाल से निष्कासित करके भारत की पुलिस को सौंप सकती है। यानी कि अब एक क्षण भी फालतू नेपाल में ठहरना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। महादेवा, जहाँ तुमने मेरी इतनी मदद की है, वहाँ एक मदद और करो। क्या? रातों रात मुझे और मेरे दोनों साथियों को बॉर्डर पर पहुँचाने का इंतज़ाम कर दो। बॉर्डर तो बहुत बड़ा है, बॉर्डर पर कहाँ? भिकना थोड़ी। ओह, तो यूँ कहो ना कि टिम्बर ट्रेल के रास्ते से निकलना चाहते हो। तुम्हें स्मगलरों के उस रूट की खबर है? क्यों नहीं होगी, मैं खुद क्या भला हूँ। दैट्स गुड न्यूज़। मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊँगा और तुम्हें टिम्बर ट्रेल के रास्ते भारत पहुँचा कर आऊँगा। वाह, ये तो वही बात हुई कि अंधा क्या मांगे, दो आँखें। सुबह 8 बजे से पहले तुम इंडिया में होगे। वहाँ से पटना से चले जाना। पटना से मुंबई तुम हवाई जहाज़ से बड़े आराम से जा सकते हो। बढ़िया। पीछे यहाँ क्या हुआ उसकी खबर मैं तुम्हें टेलीफोन से करूँगा। हाँ, ज़रूर। देवाल सीधा पुलिस कमिश्नर के घर पहुँचा। सोने की तैयारी करते कमिश्नर पर उसके आगमन के समाचार का प्रत्याशित असर हुआ। वो तत्काल देवाल से मिला। कहाँ थे आप? देवाल पर निगाह पड़ते ही उसके मुंह से अनायास निकला। इस वक्त ये सवाल अहम नहीं। देवाल हाँफता सा बोला। इस वक्त वो बात अहम है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनिए और फौरन कुछ कीजिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देवाल ने बैंक पर मंडराते खतरे की बाबत और आतताइयों में से एक की बैंक के भीतर मौजूदगी की बाबत कमिश्नर को बताए। ओह, कमिश्नर बोला, यानी कि इंस्पेक्टर भंडारी का अंदेशा सच निकला। क्या मतलब? श्रीमंत, आपके बैंक और आपके घर पर पहले से ही ढेरों सशस्त्र पुलिस वाले तैनात हैं। गुड। देवाल चैन की गहरी सांस लेता हुआ बोला। मैं अभी वहाँ और आदमी भी भिजवाता हूँ। आपके बैंक का अहित करने जो कोई भी वहाँ पहुँचेगा बचकर वापस नहीं जाएगा। लेकिन वो भीतर वाला जो बारूद से मेन गेट उड़ा देने पर आमादा है, उसके लिए घात लगानी होगी। आप बैंक का दरवाज़ा बाहर से खोल सकते हैं। हाँ, चाबियों का एक सेट मेरे पास भी होता है। चाबियाँ कहाँ हैं इस वक्त? मेरी कोठी पर। मैं आपके साथ 2 आदमी भेजता हूँ। आप अपनी कोठी पर जाइए और वहाँ से चाबियाँ लेकर बैंक पहुँचिए। अतिरिक्त पुलिस कर्मियों का इंतज़ाम करके
मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है, लेकिन आप ये तो बताइए कि आप गायब कहाँ हो गए थे और एकाएक लौट कैसे आए? आपके बारे में तो कई कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। ये तक सोचा जा रहा था कि आपका कत्ल हो गया था। आप क्यों कर? वो किस्सा बाद में, पहला काम पहले। पहले मुझे अपना बैंक बच गया देख लेने दीजिए प्लीज़। कमिश्नर फिर न बोला। 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे, जबकि देवाल ने 4 विभिन्न प्रकार की चाबियां लगाकर बैंक के प्रवेश द्वार के ताले और रिमोट कंट्रोल से कोड नंबर लगाकर उसका टाइम लॉक खोला तो 4 सशस्त्र पुलिस वाले भीतर प्रवेश कर गए और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। वे चारों लॉबी के विशाल रिसेप्शन डेस्क के पीछे छुपे हुए थे, जबकि उन्होंने शेल्के को सीढ़ियां उतरकर नीचे आते देखा। दरवाजा उड़ाने के तामझाम के साथ शेल्के दरवाजे पर पहुंचा तो एकाएक लॉबी की तमाम बत्तियां जल पड़ी। वो चिहुक कर पीछे घूमा तो उसने 2 ऑटोमेटिक रिवॉल्वरें और 2 मशीन गनें अपनी तरफ तनी पाई। बिना आदेश के उसने हाथ छत की तरफ उठा दिए। उसे निर्विरोध गिरफ्तार कर लिया गया। बाहर सड़क के मोड़ पर एक मिनी बस प्रकट हुई, जिसमें इंदौरी, बीजू और लच्छी के अलावा 9 प्यादे और मौजूद थे। मिनी बस वहीं मोड़ पर ही ठिठक गई। इंदौरी ने घड़ी देखी तो पाया कि 12 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। इंतजार। उन्होंने यूं बैंक के सामने पहुंचना था कि ऐन 12 बजे उधर बैंक का दरवाजा टूटकर गिरता और इधर वे लोग मिनी बस पर सवार वहां उसके सामने पहुंचते। सामने रास्ता सुनसान पड़ा था। सड़क पर किसी प्रकार की कोई आवाजाही नहीं थी। ये बात इंदौरी को बहुत आश्वस्त कर रही थी। 12 बजने में 2 मिनट पर उसने बस की ड्राइविंग सीट पर बैठे प्यादे को इशारा किया। बस तत्काल सड़क पर आगे को लुढ़की। रास्ते में उसने थोड़ी स्पीड पकड़ी और फिर बैंक के करीब पहुंची। अब किसी भी क्षण बैंक का दरवाजा टूटकर गिर सकता था। तभी सामने सड़क पर एक बंद ट्रक प्रकट हुआ। ट्रक बस की तरफ बढ़ा। वो करीब पहुंचा तो इंदौरी को साफ साफ लगा, जैसा कि अपेक्षित भी था, कि वो बस के बगल से गुजर जाने वाला था। लेकिन बस के करीब पहुंचने पर एकाएक उसने गहरा मोड़ काटा और बस के ऐन सामने आ खड़ा हुआ। वैसे ही एक ट्रक बस के पीछे प्रकट हुआ। दोनों ट्रक मिनी बस के आगे पीछे प्रकट हुआ। इंदौरी सख्ते में आ गया। तभी सामने ट्रक की तरफ से घोषणा होने लगी, तुम लोग घिर चुके हो। अपने अपने हाथ अपने सिरों से ऊपर खड़े किए कतार बांधे बस से बाहर निकल आओ, वरना समूची बस को उड़ा दिया जाएगा। ये पहली और आखिरी चेतावनी है। 10 सेकंड में इस पर अमल नहीं हुआ तो तुम लोगों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। सब चूहेदान में फंसे चूहों की तरह मारे जाओगे। प्यादों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। सब इंदौरी का मुंह तकने लगे। मुकाबला करो। इंदौरी दांत भींचे सांप की तरह फुफकारा, हमारे पास इतना गोला बारूद है, ये अब और किस काम आएगा। फिर तत्काल उसने एक हथगोला सामने ट्रक की तरफ उछालकर जैसे अपने नापाक इरादों को मोहरबंद किया। तत्काल घमासान छिड़ गई। दरबार मार्ग गोलियों की हथगोलों का आवाज से गूंजने लगा। मुठभेड़ का वो सिलसिला अभी 5 मिनट ही चला था कि सड़क की 2 दिशाओं से 6 प्राइवेट टैक्सियां वहां पहुंची, जिन्हें की कंपनी के प्यादे चला रहे थे। वो कंपनी के ट्रेन जाबाज प्यादे न होते तो जरूर हालत की नजाकत को भांपकर वहां से भाग खड़े हुए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा न किया। उन्होंने पूरी रफ्तार से कारें अपने फंसे हुए साथियों की तरफ दौड़ाई। वातावरण में धुएं के बम फूटे। उसके बाद मची अफरा तफरी में कुछ प्यादे मारे गए, कुछ गिरफ्तार हो गए और कुछ भाग खड़े हुए। भागने वाले प्यादों में इंदौरी और बीजू भी थे। 4 टैक्सियां अपने फटे पड़े टायरों के साथ पीछे रह गई। 2 में वो लोग वहां से भागे। इंदौरी क्योंकि टिम्बर ट्रेल वाले रूट से पहले से वाकिफ था, इसलिए उसने तत्काल उधर का ही रुख किया। इंदौरी और बीजू की दक्ष ड्राइविंग की वजह से पुलिस उनके पीछे न लग सकी। उनको आगे नाकाबंदी मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सौभाग्यवश वैसा भी न हुआ। वे निर्विघ्न काठमांडू से बाहर निकल गए। तब कहीं जाकर इंदौरी को ख्याल आया कि हालात की जानकारी गजरे को भी दी जानी थी। डरते डरते एक पब्लिक टेलीफोन से उसने सोल्टी में फ़ोन लगाया। मालूम हुआ कि मिस्टर गजरे तभी कोई 5 मिनट पहले होटल से चेकआउट कर गए थे। वस्तुतः बैंक की ओर से तत्काल कोई खबर न आने पर गजरे ने हालात का जायजा लेने के लिए डोंगरे को भेजा था, जो उल्टे पांव ये खबर लेकर आया था कि दरबार मार्ग पर बैंक के सामने पुलिस में और उनके प्यादों में घमासान छिड़ी हुई थी और देवाल मोटर गैराज की कोठरी में से गायब था। गजरे को समझते देर न लगी कि सब किया धरा सोहल का था। काठमांडू में उसकी चौतरफा हार हुई थी।
अब हालात की नजाकत का यही तकाजा था कि वो तत्काल वहां से भाग निकलता। मुंबई का परम शक्तिशाली अंडरवर्ल्ड डॉन व्यास शंकर गजरे अपने सिपा सालार के साथ चोरों की तरह दुम दबाकर काठमांडू से खिसका। बुधवार 15 मार्च दिल्ली। शाम के छुटपुटे में एक टैक्सी पर सवार विमल मॉडल टाउन पहुंचा। अपने आवास पर उसे जीवन की कोई हलचल दिखाई न दी, जो कि उसके लिए भारी चिंता का विषय थी। काठमांडू से उसने मॉडल टाउन का अपने उस आवास का नंबर मिलाया था तो कोई जवाब नहीं मिला था। उसने एक्सचेंज से पूछताछ की थी तो उसे बताया गया था कि टेलीफोन लाइन एकदम ठीक थी, यानी कि या तो फ़ोन जानबूझकर उठाया नहीं जा रहा था या घर में उसे उठाने वाला कोई मौजूद नहीं था। पालम एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरते ही उसने उस नंबर पर टेलीफोन संपर्क की फिर कोशिश की थी, लेकिन नतीजा फिर पहले वाला ही निकला था। नतीजतन फिक्र के मारे विमल ने पालम से सीधे मॉडल टाउन का रुख किया था। विक्रांत महादेवा के सौजन्य से वह, इरफान और शोहाब टिम्बर ट्रेल के रास्ते निर्विघ्न भारत की हद में पहुंच गए थे, जहां से वो सीधे पटना पहुंचे थे। पटना से विमल ने इरफान और शोहाब को जबरन मुंबई भेज दिया था, क्योंकि बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ की पार्टी की तारीख करीब आ रही थी और अभी उन्होंने उस संदर्भ में कई ऐसे इंतजाम करने थे जो कि पिछले हफ्ते उनके एकाएक काठमांडू कूच कर जाने की वजह से बीच में ही छूट गए थे। इरफान की साथ रहने की जिद तोड़ने के लिए विमल को मुबारक अली का हवाला देना पड़ा था, जो कि दिल्ली में था और इरफान की तरह जिसकी ही मदद विमल को उपलब्ध थी। बहरहाल बहुत ढील हुज्जत के बाद इरफान ने शोहाब के साथ पटना से मुंबई का प्लेन पकड़ा और खुद विमल प्लेन द्वारा दिल्ली पहुंचा। इरफान को जो दूसरा काम विमल ने सौंपा था वो 100 करोड़ की गुल्लक की बाबत था। उसने इरफान को दोनों कोड बताए थे और मुंबई पहुंचते ही सीधे यूरोपियन ट्रेड सेंटर पहुंचने का आदेश दिया था, जहां से कि उसने मालूम करना था कि रुपए की बाबत मारुति देवाल की माकूल हिदायत वहां पहुंच चुकी थी या नहीं। अगर हिदायत पहुंच चुकी थी तो उसने वहां से 50 करोड़ रुपया हासिल करके शेष नारायण लोहिया के हवाले करना था। इतनी बड़ी रकम उसे खुद न ढोनी पड़े, इसके लिए उसने रकम निकलवाने से पहले लोहिया से इस बाबत बात करनी थी। विमल के निर्देश पर टैक्सी उसके आवास से आगे बढ़ गई और 5 मिनट बाद फिर वापस लौटी। दूसरे फेरे में उसे यकीन हो गया कि कोठी के सामने सड़क के पार एक पेड़ के नीचे जो काली एम्बेसडर खड़ी थी, उसके भीतर की 2 सवारियां उसकी कोठी की ही ताक में थी। वो तिराहा बैरम खां पहुंचा, जहां की अपने बहुत बड़े कुनबे के साथ एक हवेली नुमा घर में मुबारक अली रहता था। शाम की उस घड़ी वहां उसे मुबारक अली तो न मिला, लेकिन मालूम हुआ कि वो अभी भी टैक्सी चलाता था और भी सुजान सिंह पार्क में एम्बेसडर होटल का टैक्सी स्टैंड उसका पक्का ठिया था। उसने अली मोहम्मद वली मोहम्मद की बाबत सवाल किया तो मालूम हुआ कि वो दोनों अभी थोड़ी देर पहले घर में थे और कमरा बंगश की तरफ निकल गए थे, जहां वे कहीं यार दोस्तों से बतियाते या किसी टी स्टॉल में बैठे चाय पीते मौजूद हो सकते थे। विमल ने टैक्सी तिराहा बैरम खां पर छोड़ दी और पैदल कमरा बंगश की तरफ बढ़ा। अली वली उसे परवेज की चाय की दुकान में मिले। वे दोनों हमशक्ल थे, जुड़वा थे और मुबारक अली के सगे भांजे थे। चाय की दुकान के पृष्ठभाग में वो अपने 4 दोस्तों के साथ बतिया रहे थे। विमल उनके करीब पहुंचा। उस पर निगाह पड़ते ही दोनों के नेत्र फैले। फिर वो उछलकर खड़े हुए और संवेद स्वर में अपने दोस्तों से बोले, उठो फुटो, अमा यार चाय तो पी लें। एक बोला। दोनों भाइयों ने चाय के 2-2 गिलास उठाए और उन्हें दोस्तों को जबरन थमाया। सड़क पर जाकर पियो, अली बोला। हिल के चुको अल्लाह मारो, वली बोला। कनखियों से विमल को देखते चारों दोस्त वहां से बाहर निकल गए। अली लपक कर परवेज से एक पेप्सी लेकर आया। वली ने जेब से रुमाल निकालकर एक कुर्सी साफ की, उसके सामने का मेज का हिस्सा साफ किया और विमल को बैठने को कहा। अली ने उसके सामने पेप्सी रख दी। मुझे मुबारक अली की तलाश है, विमल बोला। कहाँ मिलेगा वो इस वक्त? मामू जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ लाएंगे, अली बोला। बोलिए कहाँ लाएं? वली बोला। फिलहाल मेरा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ ही चलना होगा। ठीक है, अली बोला। मैं टैक्सी लेके आता हूँ, वली बोला। ठीक है, विमल बोला। मुबारक अली उन्हें पहले ही पड़ाव पर मिल गया। वो एक विशालकाय व्यक्ति था जो कि 12 नंबर का जूता पहनता था। वो मुंबई का खतरनाक मवाली था जो कि पुलिस से बचने के लिए पिछले 9-10 महीने से दिल्ली में पनाह पाए था। टैक्सी से होने वाली कमाई का वो मोहताज नहीं था, उसे वो सिर्फ अपनी ओट के लिए चलाता था।
विमल ने देखा उसका सिर अभी भी घुटा हुआ था, अलबत्ता दाढ़ी पहले से ज्यादा घनी हो गई थी। उस घड़ी वो ड्राइवरों जैसी खाकी पतलून और बुरशट पहने था। विमल पर निगाह पड़ते ही वो उससे बगलगीर होकर मिला। ये तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कमाल ही हो गया, वो मीठे स्वर में बोला। नहीं मिला तो ढूंढे नहीं मिला, मिला तो खुद चला आया। विमल मुस्कुराया। किधर था बाप? मुंबई। एकाएक चला गया, बोलकर भी नहीं गया? थी कोई ऐसी दुश्वारी कि एकाएक ही जाना जरूरी था? दुश्वारी? लेकिन वो किस्सा फिर कभी। अब तो वापस आ गया ना? वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पक्की करके? नहीं, कल ही लौट के जाना है मियाँ। पर मुबारक अली, मेरे पास टाइम का तोड़ा है, इसलिए तू मेरी बात सुन। बोल बाप। मेरी बीवी गायब है, मेरा बच्चा गायब है। 5 फरवरी को मैं उन्हें सुमन वर्मा के साथ मॉडल टाउन वाली कोठी में छोड़कर गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। कोठी में ताला लगा हुआ है, जो कि काफ़ी अरसे से खुला नहीं मालूम होता। सामने कंपनी के प्यादे निगरानी पर बैठे हुए हैं। कंपनी के मौजूदा बॉस गजरे को मेरी दिल्ली की लाइफ की मुकम्मल खबर है, सुमन वर्मा की खबर है, उसकी टेलीफोन के महकमे की नौकरी की खबर है, गैलेक्सी की मेरी नौकरी की खबर है, गोल मार्केट के मेरे फ्लैट की, मॉडल टाउन की कोठी की खबर है, कोठी के असली मालिक पिपलोनिया की खबर है, कर्जन रोड वाली लेडी डॉक्टर मिसेस कुलकर्णी की खबर है। बाप, जब कंपनी के प्यादे इधर हैं तो कोई तो, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अबे दाएं बाएं वालों, बोलो ना, कमबख्त मारो, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्लू, अली बोला। सूत्र, वली बोला। वही, कोई तो किलू उनके पास होगा। अब 1 किलो सूत्र पास हो तो बाकी काम तो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने जैसा होता है। वो तो है, पर अगर वो कंपनी वाले अभी भी निगरानी ही कर रहे हैं तो एक बात तो पक्की है कि अभी तेरी शरीके हयात उनके हाथ तो लगी नहीं, वरना निगरानी क्यों कर रहे होते? ठीक, अब तू बोल कि तेरी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पीराबलम क्या है? मेरी फौरी प्रॉब्लम वो प्यादे ही हैं जो कि मॉडल टाउन में घात लगाए बैठे हैं। मैं यहाँ रुक नहीं सकता और नीलम जहाँ कहीं भी गई है वहाँ से वापस लौट सकती है और उनके चंगुल में फंस सकती है। हाँ, साला चंगुल ही खलास कर देते हैं, क्या वांदा है? ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। क्यों बे, दाएं बाएं वालों ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ मामू, अली वली संवेद स्वर में बोले। क्या? मुबारक अली बोला। वहाँ वो, विमल बोला। 2 हैं। क्या वांदा है? इधर साले धोबी 20 हैं, 200 हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ मुबारक अली, और फिर 2 को तो मैं अकेला अगल बगल दबाकर 9 कोस भाग सकता हूँ। क्यों बे दाएं बाएं वालों? दोनों ने पूरी फर्मा बरदारी के साथ मुबारक अली की बात का अनुमोदन किया। मुबारक अली, तू मुझे कुछ कहने तो दो। कहना बाप, कौन रोका तेरे को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली भेजे गए कंपनी के वो प्यादे कुल जमा 2 ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ उनको निगरानी का मरकज और जगह भी है, जैसे गोल मार्केट के कोविल मल्टी स्टोरी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मेरा फ्लैट, कर्जन रोड पर मेरा गैलेक्सी का ऑफिस, जनपद पर सुमन का महानगर टेलीफोन निगम का ट्रंक एक्सचेंज, कर्जन रोड पर मिसेस कुलकर्णी का रेजिडेंस कम क्लिनिक, या ऐसी ही कोई और जगह। तेरा मतलब है वो प्यादे कई जगह की निगरानी के लिए तैनात कई जने हो सकते हैं? हाँ, अब अगर उन्हें अपने मिशन की कामयाबी इनमें से किसी एक जगह अपने सामने मुंह बाए खड़ी मिले तो क्या वो तमाम के तमाम उस जगह इकट्ठे नहीं हो जाएंगे? हो तो जाएंगे, क्योंकि एक तो कामयाबी हाथों से न निकल जाए, इसके लिए वो अपनी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फुल ताकत भिड़ाना जरूरी समझेंगे, और दूसरे तब किसी और जगह उनकी मौजूदगी वैसे ही बेमानी होगी। बहुत सयानी बात की मियाँ, ऐसी है इधर का पानी। साला मैं मुंबई का लल्लू टपोरी भी इधर आके सयाना हो गया है, अपने भांजों की माफिक। क्यों बे दाएं बाएं वालों? हमसे ज़्यादा, अली बोला। देखा, मुबारक अली गर्व से बोला। देखा, लेकिन अब किया क्या जाए? ये भी कोई पूछने की बात है? वही किया जाए जो किया जाना चाहिए, जो किया जाएगा। तो खातिर जमा रख बाप, अपने अली वली सब फिट कर देंगे। क्यों बे दाएं बाएं वालों? सब फिट कर देंगे, दोनों जोश से बोले। जब से तूने इधर गुरबख्श लाल का फतीहा पड़ा है, अल्लाह मारे उछल उछल कर पूछते हैं कि वैसा काम फिर कब मिलेगा। आज मिल गया मनवाफिक काम कमबख्त मारों को। लेकिन विमल बोला, जो करना है आज ही रात करना है। अरे सुन लिया नसीब मारो? सुन लिया मामू, अली बोला।
सुन लिया, बढ़िया। रात के 11 बजे एक टैक्सी मॉडल टाउन पहुंची और D9 नंबर की एक मंजिली कोठी के सामने रुकी। सड़क से पार काली एम्बेसडर में बैठा बाबू कामले सजग हुआ। टैक्सी की हेडलाइट्स ऑफ हुई और उसकी डोम लाइट चली। डोम लाइट की मध्यम रोशनी में भी कामले को भीतर बैठी 2 जनाना सवारियां साफ दिखाई दी। उसने ऊँगते से बगल में बैठे जय गुरु को कोहनी मारी। जय गुरु ने हड़बड़ाकर सिर उठाया तो कामले ने टैक्सी की तरफ इशारा किया। जय गुरु तत्काल सचेत हुआ और उधर देखने लगा। 2 युवतियां टैक्सी से बाहर निकली। एक की गोद में बच्चा था, वो ड्राइवर को भाड़ा चुकाने लगी। दूसरी आगे बढ़कर कोठी का प्रवेश द्वार खोलने लगी। टैक्सी वहां से रुखसत हो गई। बच्चे वाली भी प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। फिर दोनों भीतर दाखिल हो गई और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। तत्काल भीतर रोशनी हुई। शुक्र है भगवान का, जय गुरु बोला, जिसने आखिरकार हमारी सुनी। इंतजार में जाले लगे जा रहे थे। वही थी, कामले बोला। सूरतें तो ठीक से दिखाई नहीं दी थी बाप, पर और कौन होंगी? वो बच्चे वाली नीलम होगी। और कौन होगी? घर की मालकिन ही तो यूं घर का ताला खोलकर भीतर दाखिल हो सकती है। और वो दूसरी टेलीफोन कंपनी वाली बाई सुमन, जाहिर है। पर तू बोला कि सूरतें ठीक से दिखाई नहीं दी। अभी जब जाके उन्हें काबू में करेंगे तो तब दिखाई दे जाएंगी सूरतें। क्या वांदा है? ठीक है, तू गोल मार्केट जा और जीवाने और शोलू को इधर लेके आ। और तू बाप? मैं इधर ही ठहरेला है, माथा फिरेला है। ये इधर से निकलकर कोठी में खड़ी फिएट में सवार हुई और फिर उधर से चल दी, तो क्या मैं दौड़ के इनके पीछे जाऊंगा? कार मेरे को इधर ही मांगता है। तू बाजू के टैक्सी स्टैंड पर पहुंच और उधर से टैक्सी पकड़। क्या? जय गुरु सहमति में सिर हिलाता कार से बाहर निकला और लंबे डग भरता टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ चला। पीछे प्रतीक्षा करता कामले कार में बैठा रहा। अपने दूसरे राउंड में गुरुवार 24 फरवरी से वो वहां था। तब से आज बुधवार 15 मार्च तक उसने तकरीबन टाइम इंतजार में मक्खियां मारते गुजारा था। उसे याद नहीं पड़ता था कि ऐसा नामुराद उबाऊ काम उसे पहले भी कभी मिला हो, लेकिन अब वो खुश था कि लंबे इंतजार की घड़ियां आखिरकार खत्म हो गई थी और वो वक्त आ गया था जबकि कामयाबी का सहरा अपने सिर बांधे वो मुंबई लौट सकता था। आधे घंटे बाद जय गुरु जावाने और शोलू के साथ वहां लौटा। तब तक कोठी के भीतर की बत्तियां बुझ चुकी थी। केवल पोर्टिको में एक लाइट जली हुई थी, लेकिन उसकी रोशनी कोठी के फाटक तक भी मुश्किल से पहुंच रही थी। चारों में कोठी में दाखिल होने के तरीकों को लेकर मंत्रणा होने लगी। आखिरकार यही फैसला हुआ कि उन्हें कोठी के पिछवाड़े की गली के रास्ते से खामोशी से भीतर घुसना चाहिए था, क्योंकि सामने से घंटी बजाकर या दरवाजा तोड़कर भीतर दाखिल होने की कोशिश में शोर शराबा हो सकता था, जो कि आधी रात को उस रिहायशी इलाके में उचित न होता। शोलू को सामने रखवाली पर छोड़कर बाकी तीनों पिछवाड़े की गली में पहुंचे और कोठी की बाउंड्री वॉल फांदकर पिछले कंपाउंड में दाखिल हो गए। उधर के मुआने पर उन्हें किचन की खिड़की में अपनी मन माफिक संभावनाएं दिखाई दी। निहायत खामोशी के साथ उन्होंने खिड़की की ग्रिल उखाड़ी और वो किचन में दाखिल हो गए। आगे एक जालीदार बंद दरवाजा था, जिसकी जाली काटकर वे पिछले गलियारे में पहुंचे। दबे पांव चलते हुए वे उस बेडरूम में पहुंचे जहां की 1 फुट लाइट जल रही थी। उसकी मध्यम सी रोशनी में उन्हें डबल बेड पर कंबल ओढ़े 2 जनों के लेटे होने का आभास मिला। करीबी एक पालना था जिसमें एक बच्चा सोया पड़ा मालूम होता था। बढ़िया, कामले परम संतुष्टपूर्ण भाव से मन ही मन बोला। अब हालात पूरी तरह से उसके काबू में थे और उसके वनवास का समापन उसके सामने था। उसने जीवाने और जयगुरु को इशारा किया कि वो दाएं बाएं से पलंग के करीब पहुंचे और वहां सोई पड़ी महिलाओं को यूं दबोच लें कि उनके मुंह से आवाज न निकलने पाए। स्वयं वो सावधानी की प्रतिमूर्ति बना पलंग के पायताने खड़ा हो गया। जीवाने और जयगुरु पलंग के दाएं बाएं से उसके करीब पहुंचे। कामले ने पायताने की तरफ से दोनों पर से कंबल खींच लिया। आगे जो नज़ारा पेश हुआ उसने तीनों के छक्के छुड़ा दिए। पलंग पर से हाथों में साइलेंसर लगी रिवॉल्वरें थामे अली वली उठकर खड़े हुए। दोनों जनाना पोशाक पहने थे और उनके सिरों पर जनाना बालों के विग थे। पालने में पड़ा बच्चा प्लास्टिक का खिलौना था। हिलना नहीं भाई लोगों, अली क्रूर स्वर में बोला और अपनी रिवॉल्वर अपने बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लहराई। कौन हो तुम लोग? कामले हिम्मत करके बोला। मामू से पूछ, अली बोला।
मामू कौन? जो तेरे पीछे खड़ा है। कामले ने घूमकर देखा तो उसका दिल जूते में पहुंच गया। पीछे दरवाजे की चौखट पर अपनी गंजी खोपड़ी पर हाथ फेरता साक्षात यमराज का स्वरूप बना मुबारक अली खड़ा था। क्या? वो बोला। मुबारक अली? कामले के मुंह से निकला। मैं भी ऐसी ही हैरान हुआ तेरे को इधर देख के बाबू कामले। मुबारक अली बोला। मेरे को जानता है? ले, तू मेरे को जानता है तो मैं तेरे को नहीं जानेगा? दिल्ली पहुंच गया? क्या फंदा है? तेरा एक जोड़ीदार सामने सड़क पर है, मेरे को मालूम। 2 यहाँ तेरे आजू बाजू खड़े हैं। ऐसे और कितने आदमी हैं तेरे साथ? कामले ने उत्तर न दिया। मुबारक अली ने वली को इशारा किया। वली ने केवल एक बार रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। गोली कामले के दोनों पैरों के बीच में फर्श में धंस गई। कामले यूं उछला जैसे छत फाड़कर वहां से बाहर निकल जाना चाहता हो। दूसरी घुटने पर मुबारक अली धीरे से बोला। दूसरी घुटने पर मुबारक अली धीरे से बोला। उसके बाद तेरा होना न होना एक बराबर। क्या और कोई नहीं है हमारे साथ? कामले भयभीत भाव से बोला। कसम उठवा लो। कोई लोकल भर्ती? नहीं। यानी कि मेरे को 4 ही लाशें गिराने का है इधर। तीनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। कंपनी की? कामले हिम्मत करके बोला। तेरे से कोई दुश्मनी नहीं मुबारक अली। मेरे को खुशी हुआ। मैं कंपनी को, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, थैंक यू बोलता है। पण कंपनी सोहल की दुश्मन, बरोबर? कामले ने सहमति में सिर हिलाया। और जो सोहल का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। क्या? कामले के मुंह से बोल न फूटा। हरामजादो, कमीनों। तब तक शांति से बतियाता मुबारक अली एकाएक कहर भरे स्वर में बोला। औरत के पीछू छुप के मर्द पर वार करते हो? ऐसे ही सूरमा हो? हम हुक्म के गुलाम हैं। कामले दबे स्वर में बोला। जो हुक्म होता है उसे बजाते हैं। क्या हुक्म हुआ था? विमल ने कमरे में कदम रखा। नीलम को काबू में करने का। विमल पर निगाह पड़ते ही कामले के रहे सहे कस बल भी निकल गए। बच्चे को भी, वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया। दूसरी बाई को भी। खबर कैसे लगी यहाँ की? गैलेक्सी से लगी। वहाँ कॉल की पूछताछ से लगी। ट्रंक एक्सचेंज से दूसरी बाई की पूछताछ से लगी। गोल मार्केट से पूछताछ से लगी। यानी कि काफ़ी अरसे से यहाँ हो। 3 हफ्ते से। तुम लोग तो हुक्म बजाने में फेल हो गए। अब क्या होगा? वो खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। जुबान बिल्ली कुतर गई साले। मुबारक अली कड़क कर बोला। हमारी जगह लेने कोई और आ जाएगा। बाबू कामले बोला। क्या फ़ायदा होगा? पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि तुम लोगों को मेरे इस पते की खबर थी और तुम नीलम को काबू में करने की फिराक में थे। अब ये बात खुल चुकने के बाद तुम्हें यहाँ से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तुम्हें या तुम्हारे बाद तुम्हारी जगह लेने वालों को? कुछ नहीं। ये बात अपने अब्बा जानी को समझा सकेगा? गजरे को? कोई और भी अब्बा है तुम लोगों का? जीवानी को कामले से पहले एहसास हुआ कि विमल उनकी जान बख्शी की पेशकश कर रहा था। हम समझा लेंगे, वो व्यग्र भाव से बोला। गजरे को नहीं तो उन प्यादों को समझा लेंगे जो कि हमारी जगह लेने के लिए चुने जाएंगे। यहाँ से एकाएक चल दोगे तो गजरे तुम्हारा बुरा हर्ष करेगा। हम झेल लेंगे। वो हर्ष उस हर्ष से बुरा नहीं होगा बाप, जो इस वक्त तू हमारा कर सकता है। समझदार आदमी हो। विमल एक क्षण ठिठका और फिर बोला। मेरी तुम्हारे से कोई अदावत नहीं। मैं किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन गेहूं के साथ घुन को पिसना ही पड़ता है। हम सिर्फ हुक्म बरदार प्यादे हैं बाप, कामले बोला, जो तेरे और गजरे के बीच लगी बाजी में पिछे हुए हैं। बुराई के हाथ मजबूत करने वाला भी कम बुरा नहीं होता। हम मजबूर हैं। कंपनी की चाकरी और गजरे की ताबेदारी वो मक्खी है जिसे हम ना निगल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। मैं समझता हूँ। अपने अपने हथियार निकाल कर फर्श पर डालो। तत्काल 3 रिवॉल्वरें फर्श पर पड़ी दिखाई देने लगी। अली वली ने, जो तब तक अपनी जनाना पोशाकें और बालों के विग उतार चुके थे, वो हथियार अपने काबू में कर लिए। बाहर वाला आदमी भी हथियारबंद है? विमल बोला। हाँ, उसे भीतर बुलाओ, सामने दरवाजे से। कामले ने आदेश का पालन किया। शोलू भीतर आया तो उसे भी निरस्त्र कर दिया गया। अब विमल बोला, दिल्ली से खुद निकलोगे या खदेड़ना पड़ेगा? खुद निकलेंगे, कामले बोला। गुड। स्टेशन पहुंच जाओ और जो पहली ट्रेन मुंबई के लिए उपलब्ध हो उस पर सवार हो जाओ। भले ही तुम्हें दरवाजों के साथ लटकना पड़े या उसकी छत पर बैठना पड़े। समझ गए? हाँ। गजरे को रिपोर्ट मुंबई पहुंच कर दोगे या यहीं कहीं से फ़ोन लगाओगे?
मुंबई पहुँच कर देंगे। समझदारी करोगे। वैसे भी गजरे अभी मुंबई में नहीं है, उसके तुम्हारे से बाद में ही कभी मुंबई पहुँचने की संभावना है। हम यहाँ से फ़ोन नहीं लगाएंगे। गुड, जाओ अब। चैन की लंबी सांस लेते चारों ने विमल का अभिवादन किया और दरवाजे की तरफ बढ़े। एक बात मेरी भी सुन के जा कामले, मुबारक अली कर्कश स्वर में बोला। चारों ठिठके घूमे। इधर मेरे पास धोबियों की एक पलटन है जो कंपनी के प्यादों की पलटन से कहीं बड़ी है। वो सब के सब धोबी कपड़े कूटकर झक सफ़ेद निकाल देने में, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, माहिर हैं। अगर तुम लोगों की सूरत दिल्ली में फिर कभी दिखाई दी तो तुम तमाम के तमाम धोबी घाट पर कूटे जाओगे और जमुना में तैरते पाए जाओगे। क्या? किसी के मुंह से बोल न फूटा। अब दफा भी हो, अल्लाह मारो। चारों गिरते पड़ते वहां से भागे। मेरी यहाँ मौजूदगी की वजह से पीछे विमल बोला, ये लोग गजरे को यही रिपोर्ट को यहीं देंगे कि मुझे उसके खेल की खबर है, यानी कि नीलम यहाँ लौटकर नहीं आने वाली। लेकिन हकीकतन तो ऐसा नहीं है। हकीकतन तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि उसके पीछे यहाँ से उसकी जान का कितना बड़ा खतरा टल गया है। क्या कहना चाहता है बाप? मुबारक अली बोला, यही कि हालात से बेखबर वो एकाएक यहाँ लौट आए तो वो कुछ न हो जाए तो हमारे लिए पहले वो यहाँ पहुँच जाती तो होता। ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला बाप। ये कोठी तो अब खुली ही पड़ी है। मैं 4 बड़े कड़क धोबी कोठी के भीतर बसाता हूँ। तो पक्की जान बाप, इधर मैली नियत लेकर जो कोई भी आएगा अपना फातिहा पढ़ा के जाएगा। नीलम लौट आई तो वो इधर नहीं रहेगी, वो भी नहीं, तेरा फर्जन भी नहीं, और वो दूसरी पाई भी नहीं। वो इधर जिधर भी रहेगी मेरे जाट भाइयों का देख रेख में बहुत, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अबे अब कुछ बोल भी चुको कमबख्त मारो। सेफ रहेगी, अली बोला। महफूज रहेगी, वली बोला। वही, पर वो है कहाँ? यही बात तो मुझे हैरान कर रही है। कोठी की हालत बताती है कि ये कई दिनों से बंद है। बाहर फिएट तो खड़ी है लेकिन एम्बेसडर गायब है। कैसी थी वो एम्बेसडर? पुरानी ही थी, लेकिन बाहर खड़ी फिएट से कम पुरानी थी और अच्छी हालात में थी। रंग काला, नंबर DIA 7799। नीलम को कार चलानी आती है बाप? हाँ, फिर तो वो ज़रूर बच्चे के साथ और दूसरी बाई के साथ, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तब फ्रीहन निकल पड़ी होगी, अली बोला। इस बार मामू की फटकार के बिना ही उसने समस्या पूर्ति की। पिकनिक मनाने, वली बोला। वही बाप, जानता है मेरे भांजों की आवाज़ें मिमियाई हुई क्यों निकल रही हैं? क्यों निकल रही हैं? विमल बोला। क्योंकि तूने उन चारों को बिना धुलाई के, बिना कलफ के, बिना स्त्री प्रेस के ऐसी चले जाने दिया। मामू, अली दबे स्वर में बोला। सच में ही मज़ा नहीं आया। देखा, मुबारक अली बोला। मारने में क्या मज़ा है मेरे भाइयों, विमल बोला। मज़ा तो बचाने में है। आप ये भूल के कह रहे हैं, वली बड़े अदब से बोला, कि अगर पेश चली जाती तो वो क्या कह ढाते। बाप, मुबारक अली बोला, उन्हें कम से कम उनकी मैली नियत की तो कोई सज़ा मिलनी चाहिए थी। मिल जाएगी, विमल बोला। वो ऊपर भी कोई बैठा है, हर किसी के भले बुरे का हिसाब रखने वाला, उससे मिल जाएगी। लेकिन वो खूनी दरिंदे, वो जालिम, हम कौन से भले मानस हैं या शराफत और सदाचार की अपने नाम सनद लिखवा कर लाए हुए हैं? ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने या करने वाले थे जो हम नहीं कर चुके या करने वाले नहीं हैं? अगर वो जालिम हैं तो हम उनसे ज़्यादा जालिम हैं। अगर वो नीच हैं तो हम महानीच हैं। ताकत जिसके भी हाथ में होती है वो आजमाता ही है। तभी तो कहा है कि जिस हाथ जोड़ कर वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। बाप, तू तो कोई खड़ताल, कोई ढोल मंजीरा पकड़ और किसी गुरुद्वारे में जाके बैठ। आखिरकार तो, विमल हंसा, यही करूँगा। आखिर तो आखिर में होगी, अब क्या करेगा? अब वापस मुंबई लौटूंगा और वहाँ जो मेरा काम अधूरा रह गया है उसे पूरा करूँगा। हम तेरे साथ चलें? नहीं, पर तू वहाँ अकेला? अकेला नहीं, 1.25 लाख। वांदा क्या है बाप, 1 से 2 भले, 2 से 9 भले। नहीं, तुम्हारे लिए इधर भी तो मैं काम छोड़े जा रहा हूँ। तुम इधर रहकर नीलम की हिफाजत कर सके तो ये तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान तो तेरा है मेरे ऊपर बाप, जो तूने मुझे अपनी बराबरी का दर्जा दिया, वरना मैं कहाँ और तू कहाँ। कैसी बात करता है मुबारक अली? ठीक बात करता है मुबारक अली। मैं एक मामूली अनपढ़ गवार टपोरी
और तू एक पढ़ा लिखा दाना फाजिल इंसान, साथ ही दुर्दांत हत्यारा, खतरनाक डकैत, मुल्क के कायदे कानून का दुश्मन, इश्तिहारी मुजरिम, फांसी पर लटका दिए जाने के काबिल, हड़काए कुत्ते की तरह गोली मार दिए जाने के काबिल। बाप, ये भी तेरी ताकत है जो तू अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को समझता है। तेरी जगह कोई दूसरा होता तो गरूर में डूबा होता और अपने को खुदा से 10 हाथ ऊंचा समझता होता। सभी अवगुण में गुण नहीं कोई, ये तेरा बड़प्पन है जो। अब छोड़ भी वो किस्सा, मैं बड़ा नहीं तू बड़ा, मैं महान नहीं तू महान, यूँ एक दूसरे को मस्का मारते बाकी रात गुजारने का इरादा है। मुबारक अली खामोश रहा। अरे हम सब पापी हैं, अधम हैं, जो अपने गलत कामों को भी गलत, नाजायज़ दलीलों के जरिए ठीक और जायज़ ठहराने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम कौन होते हैं किसी की तरफ इल्ज़ाम लगाती उंगली उठाने वाले, जबकि हमारे अपने ही हाथ की बाकी 3 उंगलियां खुद हमारी तरफ उठी होती हैं। हम नहीं चंगे, बुरा ना कोई, अपने अवगुण किसी को दिखाई नहीं देते, जबकि दूसरों में बेवजह बुराइयां नजर आती हैं। सब कुछ विधि के विधान के मुताबिक होता है। फिर भी कभी हम समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया, तो कभी समझते हैं कि हमारे पर ऐसा कहर टूट पड़ा जैसा कभी किसी पर नहीं टूटा। मैं गजरे को मार डालूं तो मैंने बड़ा सवाब का काम किया, गजरे मुझे मार डाले तो जुल्म हो गया। क्राइस्ट फिर सूली पर चढ़ा दिया गया, गांधी को फिर गोली मार दी गई, सुकरात को फिर जहर का प्याला पीना पड़ गया। सब अच्छी बुरी सोच के अच्छे बुरे नतीजे हैं मियाँ। हालात वही रहते हैं, सिर्फ मायने बदल जाते हैं। तू ठीक कहता है, मुबारक अली प्रभावित स्वर में बोला। तभी तो बोला बाप कि तू दाना है, फाजिल है, महान है। फिर वहीं पहुंच गया। विमल आंखें तरेरता बोला। मुबारक अली कुछ न बोला। तो अब मैं चलूं? विमल बोला। कहाँ चलूं? वहीं जहाँ की मंजिल खोटी हो रही है। आधी रात को क्या पाँव पाँव मुंबई रवाना होगा? नहीं, सुबह प्लेन पकड़ूंगा। तो फिर अभी कहाँ चलूं? कहीं रैन बसेरा ढूंढूं? दिमाग बिल्कुल ही, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फ्रैक्चर होएला मालूम होता है। बाप, तू अपने खुद के घर में खड़ेला है और बोलता है जाके रैन बसेरा ढूंढूं? क्या? विमल ने जोर से अपने माथे पर हाथ मारा। दाता, वो बोला, वाकई अकल गई मेरी। रात हम इधर तेरे साथ, मुबारक अली बोला, सवेरे प्लेन पर भी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अपनी हिफाजत में चढ़ा कर आएंगे। शुक्रिया। तेरी शुक्रिया का अपन भी थैंक यू बोलता है अंग्रेजी में। इस बार थैंक यू, मुबारक अली ने ऐसे ठस्से से कहा कि विमल की हंसी छूट गई। गुरुवार 16 मार्च मुंबई। दोपहर बाद विमल मुंबई में था। दिल्ली से उसने पूना जाने वाला प्लेन पकड़ा था और फिर पूना से टैक्सी करके उसने मुंबई में कदम रखा था, ताकि एयरपोर्ट पर घात लगाए बैठे कंपनी के किन्हीं प्यादों की निगाह में आने से वो बच पाता। सबसे पहले उसकी इरफान से मुलाकात हुई, जो कि शोहाब के साथ प्लेन द्वारा पिछले रोज ही मुंबई पहुंच गया था। विमल की गैर हाजिरी में महादेवा का फ़ोन वहां आ चुका था, जो कि इरफान ने सुना था। बकौल महादेवा बैंक पूरी तरह से सुरक्षित था। वहां कंपनी के प्यादों की बहुत करारी हार हुई थी। पुलिस मुठभेड़ में लच्छी समेत 7 प्यादे मारे गए थे। शैल के समेत 5 गिरफ्तार हो गए थे और इंदौरी और बीजू समेत 7 प्यादे वहां से निकल भागने में कामयाब हो गए थे और संभवतः टिम्बर ट्रेल के ही रास्ते नेपाल से निकल गए थे। गजरे ने भी डोंगरे के साथ निकासी का वही रास्ता अख्तियार किया था। ऐन मौके पर वो सोल्टी से खिसक न गया होता तो खास उसकी गिरफ्तारी के लिए सोल्टी पहुंची पुलिस के हाथों में वो जरूर पड़ गया होता। यानी कि बुधवार रात को 3 ग्रुप, एक विमल का, दूसरा गजरे का और तीसरा इंदौरी का, आगे पीछे ही टिम्बर ट्रेल से पार लगे थे। महादेवा ने यह भी बताया था कि इसाबेल रिहा हो चुकी थी। देवाल ने अपने रसूख से उसे पुलिस की चंगुल से छुड़वाया था। यानी कि विमल की दरख्वास्त पर देवाल ने इसाबेल को माफ कर दिया था। अलबत्ता उन दोनों में आइंदा ताल्लुकात बने रहने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। खुद इसाबेल ही इतनी बेहया नहीं निकली थी कि देवाल के खिलाफ अपनी तमाम करतूतों के बावजूद अभी भी वो देवाल के रूबरू होने की जरूरत करती। इरफान मुंबई पहुंचते ही विक्टर से मिला था, जिससे उसे खबर लगी थी कि बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर की पार्टी से संबंधित तमाम तैयारियां विमल की मुंबई से हफ्ते की गैर हाजिरी के दौरान मुकम्मल कर ली गई थी। यानी कि वेटरों की वर्दियां, हथियार, कालिया की मोटर बोट वगैरह हर चीज़ तैयार थी और 6 नए आदमी भी तलाशे जा चुके थे,
जिन्हें कि इरफान ने खुद ठोक बजा के चौकस कर लिया हुआ था। गजरे मुंबई पहुंच चुका था। शाम को 4 बजने से काफ़ी पहले विमल इरफान के साथ जैकब सर्कल पहुंचा। वहां चंपक भाई मैंशन नामक 8 मंजिली इमारत, जहां से कि आजकल कंपनी का लोन शॉर्किंग का धंधा चलता था, विमल की खूब देखी भाली थी, क्योंकि बकिया के निजाम के दौरान सुवेगा इंटरनेशनल के 5वीं मंजिल पर स्थित उसी ऑफिस में रजिस्टर्ड डाक बांटने वाले पोस्टमैन के रूप में घुसपैठ करके उसी ने वहां के मटका इंचार्ज कांति देसाई पर उसके ऑफिस में घुसकर हमला किया था और मटके का 22 लाख रुपया लूटा था। इमारत के मौजूदा मुआयने में जो खास बात उसकी निगाह में आई वो ये थी कि अब इमारत की एक लिफ्ट केवल 5वीं मंजिल के, जिस पर कि सुवेगा का ऑफिस था, इस्तेमाल के लिए रिजर्व की जा चुकी थी। वो लिफ्ट ना तो 5वीं मंजिल से आगे जाती थी और ना ही ग्राउंड फ्लोर और उस मंजिल के बीच में कहीं रुकती थी। ग्राउंड फ्लोर पर और 5वीं मंजिल पर लिफ्ट के दरवाजे पर कंपनी के अपने गार्ड तैनात होते थे और लिफ्ट के भीतर एक टेलीफोन भी था, इमरजेंसी में जिसके जरिए ग्राउंड फ्लोर के गार्ड से या ऊपर ऑफिस में संपर्क किया जा सकता था। इतना विमल को पहले से मालूम था कि उस सारी इमारत में रिहायशी फ्लैट एक भी नहीं था। तमाम की तमाम मंजिलों पर व्यावसायिक दफ्तर ही थे। गुड। शाम को विमल शेष नारायण लोहिया से मिला। अपनी कोठी के उसी ऑफिस नुमा कमरे में उसने विमल को रिसीव किया, जहां की विमल शुक्रवार 3 तारीख को उससे पहली बार मिला था। विमल ने उसकी आंखों में गुलाबी डोरे तैरते पाए और वो उसे साफ साफ सरूर में लगा। शराब का खास ही रसिया है, वो मन ही मन बोला। स्कॉच की मुश्क से तो इत्र की तरह हर वक्त महकता है। लोहिया ने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया और विराजने को कहा, कालिया की मौत की खबर लग गई? उसने पूछा। हाँ, लोहिया बोला, देर से लगी, घूम फिर कर पहुँचने पर लगी, लेकिन लग गई। मुझे उसकी मौत का अफसोस है। मुझे भी। जेल से निकला तो जैसे मौत को लगाने के लिए, हफ्ता न जी सका, मरा भी तो कहाँ, परदेश में जाके। सब नसीब के चक्कर हैं। लोहिया ने सहमति में सिर हिलाया। रकम आप तक पहुँच गई? हाँ, सख्त हैरानी हुई मुझे। हैरानी की क्या बात थी? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि, लेकिन इतनी जल्दी? वो महज इत्तेफाक की बात है। मैं कल ही कंपनी से उठाया कर्जा वापस जमा करा दूंगा। मुझे ऐसा ही अंदेशा था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या मतलब? आपने 6 महीने का एडवांस ब्याज भरा है, इसलिए 6 महीने तक तो वो रकम वापस लौटाने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। लोहिया साहब, जब 1.5 हफ्ते में इतना कुछ हो गया है तो 6 महीने में तो दुनिया बदल सकती है। मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। मैंने आपको साफ इशारा दिया था कि आइंदा दिनों में ऐसे हालात पैदा होने वाले थे कि कंपनी से कर्जे के तौर पर उठाई रकम आपको लौटानी ही नहीं पड़ेगी, न सूद न असल न दोनों, क्योंकि आइंदा दिनों में न कंपनी रहेगी न कंपनी वाले रहेंगे। अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लगेगा, ज़रूर लगेगा। धीरज रखिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर ऐसी नौबत आ जाती है कि कंपनी का नामो निशान भी बाकी नहीं रहता, तो 35 करोड़ की जो अतिरिक्त रकम आपके पास है वो आप मुझे सौंपे। वो सोचने लगा। कालिया, जो कि उस रकम का जामीन था, मर चुका है। विमल बोला, मैं चाहता तो आपको काला पैसा वापस न करता। मुझे पूरा एहसास है इस बात का। इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा था कि रकम की, मुकम्मल रकम की वापसी पर मुझे सख्त हैरानी हुई थी। फिर भी आप अभी सोच रहे हैं? अगर तुम ऐसा चाहते थे और कंपनी की बर्बादी का भी तुम्हें पूरा यकीन है, तो फिर रकम वापसी क्यों की? क्योंकि मेरा आपसे वादा था कि जो 35 करोड़ रुपया आप हमारी खातिर कंपनी से उधार उठाएंगे वो आपको मैं लौटाऊंगा। क्योंकि आप कहते थे कि ये रकम आप न लौटा पाए या इसका ब्याज आप न भर पाए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मेरी वजह से आप बर्बाद हो जाएं, ऐसा मुझे क्यों कर कबूल होता? मेरा मुलाहाजा, वो धीरे से बोला, कालिया से था। जब कालिया ही नहीं रहा तो मेरा भी मुलाहाजा कालिया से था। इसीलिए वो कदम उठाना मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि मैंने उठाया। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता था जिससे कि दिवंगत आत्मा के नाम को बट्टा लगता। कमाल है, किस किस्म के डाकू हो भाई तुम? विमल खामोश रहा। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर एतबार है कि आइंदा दिनों में कंपनी का वजूद ख़त्म हो जाने वाला है, इसलिए 15 करोड़ छोड़कर बाकी पैसा अभी ले जाओ। अभी नहीं, तब जबकि आप खुद कबूल करेंगे
कि 35 करोड़ की रकम को आपसे क्लेम करने वाला कंपनी में कोई बाकी नहीं बचा, और यकीन जानिए वो दिन बहुत जल्द आएगा। ठीक है, तो यूँ समझो कि 35 करोड़ रुपया मेरे पास तुम्हारी अमानत है। शुक्रिया। इतने पैसे का क्या करोगे? ये एक मुश्किल सवाल है। फिर भी अपनी कौम का वो अभाव दूर करने की कोशिश करूँगा, वो भूख मिटाने की कोशिश करूँगा जो कि 5000 साल पुरानी है। इस अभियान में 35 करोड़ की रकम ऊँट के मुंह में जीरा ही साबित होगी, लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है लोहिया साहब। क्या आदमी हो भाई तुम? मैं वो आदमी हूँ जिसने भीख मांगी है, राजदान किए हैं, जो अमीरों का लहू चूस कर गरीबों को परवान चढ़ाने का अभिलाषी है। लोहिया हड़बड़ाया। बड़े खतरनाक ख्याल हैं तुम्हारे, मुझे तो तुमसे डर लगता है भाई। विमल हंसा। लगता है तुम्हारे बारे में जो किस्से कहानियाँ मशहूर हैं वो सच नहीं हैं। वो ही सच हैं, अलबत्ता कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो कि मशहूर नहीं हैं। अब मैं, विमल एकाएक उठता हुआ बोला, इजाज़त चाहूँगा। सुनो, लोहिया व्यग्र भाव से बोला। फरमाइए। वो सारा पैसा तुम अपना समझना, पूरा 50 करोड़, जब चाहे ले जाना। मैं उसमें और इजाफा करने की भी कोशिश करूँगा। वो किस लिए? जिस घड़े को तुम बूंद बूंद भरने की कोशिश कर रहे हो, उसमें एक बूंद मेरी तरफ से भी कबूल कर लेना। शुक्रिया। ऐसा ही चमत्कारी व्यक्तित्व था विमल का। शुक्रवार 17 मार्च मुंबई 2 बजे के करीब बाबू कामले अपने साथियों के साथ मुंबई पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उसने सीधे होटल सी व्यू का रुख किया। उसकी गजरे से मुलाकात हुई। उस घड़ी पिंगले भी वहां मौजूद था। वापस कैसे लौट आया? गजरे उसे घूरता हुआ बोला। लौटा नहीं बाप, कामले बदहवास लहजे से बोला। लौटा दिया गया, खदेड़ कर भगा दिया गया, अपने तीनों साथियों के साथ। क्या हुआ बाप? परसों रात उधर मॉडल टाउन वाली कोठी में नीलम तो पहुंची नहीं, सोहल पहुंच गया। साथ में इधर का पुराना मवाली मुबारक अली, साथ में 2 और बड़े खूंखार हम शक्ल हम उम्र छोकरे। बाप, उधर हम चारों को ऐसा घेरा गया कि हम सोचते ही रह गए कि कैसे घिर गए। क्या हुआ था, ठीक से बता। कामले ने डरते डरते दिल्ली का किस्सा बयान किया। ये स्टाइल है उस कमीने का, पिंगले बोला। ऐसे ही पहले कभी उसने मोहम्मद सुलेमान के भेजे 5 प्यादे बोरीवली रेलवे स्टेशन से वापस किए थे। तू लौट क्यों आया? गजरे पुनपुनाया। यहाँ फ़ोन करता, मैं 20 आदमी और उधर भेजता, 50 आदमी और उधर भेजता। आदमी किस काम आते बाप? कामले ने फरियाद सी की। ये बात खुल चुकने के बाद कि हम क्यों उधर मौजूद थे, आदमी किस काम आते? अब क्या नीलम के ऐसी किसी जगह कदम पड़ते जो कि हमारी निगरानी में होती? वो तो आपको भी ये संदेशा देने को बोला। कौन? गजरे हड़बड़ाया। सोहल? हाँ बाप। मेरे लिए क्या बोला वो हरामजादा? यही कि जब नीलम खबरदार थी तो उसके घर को निगरानी करवाने से तुम्हारे को क्या मिलेगा बाप? अरे मूर्ख, तो चुपचाप इधर फ़ोन लगाता, मैं उधर और आदमी भेजता तो हो सकता था कि सोहल अभी दिल्ली में ही होता और तो उधर उसकी लाश गिराने में कामयाब हो जाता। बाप, हम कितने भी होते, सब के सिर्फ या पिटते या मरते। क्या बकता है? वो मुबारक अली उधर अपने पास कंपनी के प्यादों की पलटन से कहीं बड़ी कोई धोबियों की कोई पलटन बता रहा था, जो कि हमें धोबी घाट पर कूटती और हम जमुना में तैरते पाए जाते। कमाल है। इधर का कल का वो मामूली टपोरी, वो साला एक्स्ट्रा सप्लायर दिल्ली जाकर इतना कड़क दादा बन गया, अपना कोई गैंग खड़ा कर लिया उधर। ऐसी है बाप। और सोहल का ऐसा हिमायती बन गया कि उसकी खातिर कंपनी को ललकारने लगा। ऐसी है बाप। मैं उसको बोला कि सोहल कंपनी का दुश्मन, पर वो बोला जो सोहल का दुश्मन वो उसका दुश्मन। कुत्ता। कामले सहम कर चुप हो गया। गजरे ने गाली से मुबारक अली को नवाजा था, लेकिन दिल्ली से दुम दबाकर भागा वो यही समझा कि गाली उसके हिस्से आई थी। बॉस, एकाएक पिंगले बोला। ये हैरानी की बात नहीं कि सोहल काठमांडू से मुंबई लौटने की जगह दिल्ली पहुंच गया। क्या हैरानी की बात है? गजरे मेंढक की तरह टरटराया। यही कि उसे क्यों कर मालूम हुआ कि दिल्ली में हमारे प्यादे नीलम की ताक में थे और उसके हर मुमकिन ठिकाने की निगरानी कर रहे थे, जिनमें कि उसकी मॉडल टाउन वाली कोठी भी एक ठिकाना था। उसका एकाएक दिल्ली पहुंचना तो यही जाहिर करता था कि उसको एकाएक ही इस बात की खबर लगी थी और वो दिल्ली दौड़ा चला गया था। गजरे ने जोर से थूक निकली और सिगार सुलगाने में मशगूल हो गया।
वो पिंगली को नहीं बता सकता था कि नीलम और उसके बच्चे की बाबत नशे की तरंग में उसी ने सोहल के आगे अपना ये ज्ञान बघारा था कि दिल्ली का उसका हर ठिकाना उसके आदमियों की निगाह में था। नीलम और उसके बच्चे के जिक्र से, उसकी दिल्ली की नौकरी और सोशल लाइफ के जिक्र से सोहल के छक्के छूटते देखकर तब कितना खुश हुआ था वो। अब उसे एहसास हो रहा था कि अपने उस ज्ञान की सोहल के आगे डींग हाँक कर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। लेकिन अपनी गलती अपने पिंगले जैसे मामूली ओहदेदार के सामने, कामली जैसे मामूली प्यादे के सामने वो कैसे कबूल कर सकता था? यानी कि सिगार के कश लगाता वो बदले स्वर में बोला, दिल्ली वाली कहानी अब खत्म है। नीलम हमारे हाथ नहीं आने वाली। इतनी मेहनत हमने बेकार की। पिंगले ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। वार्तालाप उससे आगे न बढ़ा। शाम 5 बजे पिंगले जैकब सर्कल पहुंचा। अपने 2 बॉडीगार्डों के साथ उसने चंपक भाई मैंशन की लॉबी में कदम रखा। गार्डों में एक जयगुरु था और दूसरा चेहरे पर चेचक के दागों वाला नया भर्ती हुआ प्यादा गोडाम्बे था। लॉबी में उनकी प्राइवेट लिफ्ट के सामने मौजूद कंपनी के गार्ड ने पिंगले को ठोक कर सलाम किया और तत्परता से लिफ्ट का कॉल बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाजा निशब्द खुला। जयगुरु और गोडाम्बे के साथ पिंगले ने भीतर कदम रखा। जयगुरु ने भीतर से लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और वो खामोशी से ऊपर उठने लगी। लिफ्ट के पिंजरे के पृष्ठ भाग में लगी रेलिंग का सहारा लिए खड़ा पिंगले लिफ्ट के ऊपर उसकी मंजिल तक पहुंचने की प्रतीक्षा करता रहा। एकाएक लिफ्ट एक झटके के साथ रुकी। आज बड़ी जल्दी पहुंच गए, पिंगले ने मन ही मन सोचा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा जो कि उसके करीब पहुंचने से पहले ही खुल जाने वाला था। स्वचालित दरवाजा न खुला। क्या हुआ? वो भुनभुनाया। जवाब में जयगुरु ने 2-3 बार पैनल में लगा वो बटन दबाया जो कि दरवाजे को कंट्रोल करता था। दरवाजा न खुला। उसने फिर वही क्रिया दोहराई। इस बार उसने लिफ्ट चलाने वाला बटन भी कई बार दबाया। कोई प्रतिक्रिया न हुई। न दरवाजा खुला न लिफ्ट चली। बाप, जयगुरु दबे स्वर में बोला, लिफ्ट कहीं बीच में ही अटक गई मालूम होती है। फोन लगा, पिंगले ने आदेश दिया। सहमति में सिर हिलाते जयगुरु ने पैनल के ऊपर बने एक बक्से का ढक्कन खोला। उसकी भीतर निगाह पड़ी तो वो सकपकाया। अब क्या हुआ? उसकी सूरत देखता पिंगले उतावले स्वर में बोला, टेलीफोन। जयगुरु के मुंह से निकला, क्या हुआ उसे? यहाँ नहीं है। क्या? टेलीफोन गायब है? पिंगले ने आगे बढ़कर बक्से में झांका तो टेलीफोन की जगह उसे एक तार झूलती दिखाई दी जिसे कि काट कर किसी ने फोन वहां से निकाल लिया था। क्या मतलब हुआ इसका? पिंगले भड़क कर बोला, ये तो शर्त या किसी की शरारत है। खैर नहीं उस लॉबी वाले गार्ड की। कोई कुछ न बोला। अब ये चलेगी कैसे? जैसे खुद रुकी है, जयगुरु बोला, वैसे खुद ही चल पड़ेगी बाप। कब? कब चल पड़ेगी? अभी। वो फिर पैनल के विभिन्न बटन खटखटाने लगा। उतावले भाव से पिंगले ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। ठीक नहीं होगा बाप, जयगुरु दबे स्वर में बोला। क्या ठीक नहीं होगा? पिंगले अप्रसन्न भाव से बोला, इस बंद पिंजरे में सिगरेट सुलगाना। मालूम नहीं हम इधर कितना टाइम फंसे रहेंगे। सिगरेट का धुआं इधर की ताज़ा हवा को खल्लास कर देगा। ओह ओह, पिंगले ने तत्काल पैकेट वापस जेब में डाल लिया। लिफ्ट कब चलेगी? गोडाम्बे घबराया सा बोला। ना चली तो हम क्या करेंगे? पिंगले बोला। जयगुरु ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। पिंगले ने पिंजरे की हर दिशा में निगाह दौड़ाई। ऊपर ट्रैप डोर है। एकाएक वो आशापूर्ण स्वर में बोला, उसे खोलकर एक जना बाहर निकल सकता है। उससे क्या होगा बाप? जयगुरु बोला। अरे अहमक, उससे हमें ये पता लगेगा कि ये पिंजरा किसी फ्लोर से कितना परे खड़ा है। फ्लोर करीब होने की सूरत में हम उसका दरवाजा जबरन खोलकर बाहर निकल सकते हैं और नहीं तो चिल्लाकर किसी को पुकार तो सकते हैं। इस बंद पिंजरे में से तो गला फाड़कर चिल्लाने की आवाज़ भी बाहर नहीं सुनी जा पाएगी। दोनों प्यादे खामोश रहे। अब मुंह क्या देख रहे हो? पिंगले बोला। एक जना ट्रैप डोर खोलकर पिंजरे की छत पर पहुंचो। दोनों प्यादे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जयगुरु, पिंगले ने आदेश दिया, तू हल्का है, तू चढ़। हड़बड़ाए जयगुरु ने सहमति में सिर हिलाया। उसने गोडाम्बे को इशारा किया। गोडाम्बे उकड़ू हुआ तो वो उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसको संभाले गोडाम्बे सीधा हुआ तो जयगुरु उसके कंधे पर आजू बाजू टांगे लटकाकर बैठ गया। उसने अपने सिर से ऊपर हाथ उठाकर ट्रैप डोर की चिटकनी सरकाई और फिर उसे संदूक के ढक्कन की तरह
बाहर की तरफ खोला। दरवाजे की लिफ्ट की छत से टकराने की जोर की आवाज़ हुई। जय गुरु गोडाम्बे के कंधे पर से उचका तो उसका सिर खुले ट्रैप डोर के भीतर दाखिल हो गया। वो और ऊंचा हुआ तो धड़ भी भीतर पहुंच गया। फिर अपने दोनों हाथों को खुले ट्रैप डोर के आजू बाजू छत पर टिकाकर वो ऊपर को उचका तो अगले ही क्षण वो लिफ्ट की छत पर पहुंच गया। उसके भार से आंदोलित लिफ्ट का पिंजरा तनिक डगमगाया और फिर स्थिर हो गया। लिफ्ट के कुएं में अंधेरा था। जरा लाइट पकड़ाना बाप, वो बोला। खुले छेद में से उसकी तरफ लाइटर उछाला गया, जो कि जय गुरु बहुत कठिनाई से लपक पाया। फिर लाइटर संभाले वो उठकर सीधा हुआ। उसने कुएं की उस दीवार की तरफ रुख किया जिधर की फ्लोर का दरवाजा होना चाहिए था और लाइटर जलाने का उपक्रम किया। एकाएक लिफ्ट का पिंजरा इतनी जोर से डगमगाया कि पिंगले लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। अरे कमबख्त, वो गुस्से से चिल्लाया, ऊपर डांस कर रहा है क्या? जो पिंजरा फिर जोर से डगमगाया। गोली मार दूंगा हरामजादे, कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। क्या कर रहा है ऊपर? जो एक धड़ाम की आवाज के साथ ट्रैप डोर में से कुछ फर्श पर आकर गिरा। पिंगले बौखलाकर पीछे हटा तो लिफ्ट की दीवार से टकरा गया। उसने सामने फर्श की ओर देखा तो जय गुरु की पथराई हुई आंखें उसे अपनी तरफ झांकती दिखाई दी। इससे पहले कि वो उस दृश्य के सदमे से संभल पाता, उसने गोडाम्बे को जय गुरु के ऊपर ढेर होते देखा। आतंक से उसके नेत्र फट पड़े। उसका हाथ कोट के भीतर को झपटा जहाँ की शोल्डर होल्स्टर में रिवॉल्वर मौजूद थी। तभी ट्रैप डोर के छेद में से दो मानव शरीर नीचे टपके। पिंगले का हाथ अपनी रिवॉल्वर की मुठ तक भी नहीं पहुंचा था कि विमल ने अपने हाथ में थमी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर उसके माथे से सटा दी। विक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसके शोल्डर होल्स्टर से रिवॉल्वर खींचकर अपने काबू में कर ली। पिंगले पनीर टिक्का, विमल धीरे से बोला। क्या? पिंगले घिघियाया। बाकी बचा गजरे मुसल्लम तंदूरी, फिर ढाबा बंद। विमल ने हौले से रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। पिंगले कटे वृक्ष की तरह अपने बॉडीगार्डों पर जाकर गिरा। लाशों पर सवार होकर विक्टर ट्रैप डोर तक पहुंचा और उचककर बाहर निकल गया। विमल ने अपना मीनू शहनशाही पिंगले के कोट की ऊपरी जेब में खोसा और फिर ऊपर पिंजरे की छत पर लेटकर नीचे पिंजरे में बाहें लटकाए विक्टर के हाथों को थाम लिया। पलक झपकते वो भी पिंजरे की छत पर था। फिर बंदरों की सी फुर्ती से वो लिफ्ट की केबलें पकड़े आगे पीछे ऊपर लिफ्ट के कंट्रोल रूम की दिशा में उधर चढ़ने लगे जिधर से कि वो लिफ्ट तक पहुंचे थे। गजरे सी रॉक स्टेट के लिए रवाना होने ही वाला था जबकि डोंगरे दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। बाप, वो सस्पेंस भरे स्वर में बोला। पिंगले साहब, क्या हुआ उसे? गजरे हड़बड़ाया। खल्लास। क्या बकता है? अभी तो वो इधर से जैकब सर्कल गया था। उधर ही खल्लास, लिफ्ट में, माथे में गोली। उसके साथ दो बॉडीगार्ड थे, वो भी उसके साथ खल्लास, लिफ्ट में ही। गजरे एकाएक बेहद खामोश हो गया। उसने बड़े असहाय भाव से गर्दन हिलाई। और ये पर्चा? डोंगरे ने उसकी तरफ एक कागज बढ़ाया। पिंगले साहब की जेब में से निकला। क्या है ये? वही, सोहल का मीनू। हाँ बाप। गजरे ने पर्चा लेकर उस पर बिना निगाह डाले उसे अपने कोट की एक जेब में डाल दिया। बाप, वो क्या है कि अभी मुझे जल्दी है, मैंने बहराम जी की पार्टी में पहुंचना है। मैं लौट कर तेरी बाकी बात सुनूंगा। पर बाप, अब क्या खतरा जास्ती जाना ज़रूरी है, बाकी बातें लौटने पर। डोंगरे खामोश हो गया। तू मेरे को इधर ही मिलना, मैं जब लौट के आऊँ तो मुझे तेरे को ढूंढना ना पड़े, समझ गया? हाँ बाप। बतौर बॉडीगार्ड इंदौरी जीवाने, कामले और बीजू के साथ गजरे वहाँ से कोलाबा पॉइंट के लिए रवाना हुआ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।